नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी जेई, है ना। आरआरबी जेई के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें 17 दिसंबर 2024 का थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है, जिसका हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक। ठीक है, इससे पहले के भी हमने जो है 5 सेट्स का सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं, है ना। जितने ज़्यादा ये नए क्वेश्चंस को 24 के क्वेश्चनों को देखेंगे, आपको टीसीएस का नया पैटर्न समझ में आएगा, किस तरह के वो क्वेश्चंस को पूछ रहा है। उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। भारत ने 17 अगस्त 2024 से कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर को 4600 से घटाकर ₹100 प्रति मीट्रिक टन कर दिया है, वह ₹2100 प्रति मीट्रिक टन। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1974 में एक शहर की जनसंख्या ये थी, यदि इसकी जनसंख्या में लगातार 2 दशकों तक प्रत्येक दशक में 50% की वृद्धि होती है, तो 1994 में शहर की जनसंख्या कितनी थी, है ना। क्या कह रहा है कि 1974 में जनसंख्या थी ये 22900। ठीक है, हर दशक में, है ना, हर दशक में 50% जनसंख्या बढ़ गई। तो अगला दशक क्या हो जाएगा, 1984, 50% बढ़ गई यहाँ पे, है ना, जनसंख्या। और फिर अगले दशक 1994, यहाँ पे भी 50% बढ़ गई। तो अब जो है 1994 जनसंख्या कितनी हो गई, ये हमें निकालना है। देखिए, जब भी वृद्धि हो जाए तो उसमें 100% को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ जो भी जनसंख्या थी वो रहेगी 100%, है ना। उसमें जो हुआ ये बढ़ के जो है 150% हो गई। फिर क्या हुआ अगला, फिर से ये 50% जनसंख्या बढ़ी और ये अब इसका भी 150% बढ़ गया, हो गया। ठीक है, तो हम इसका निकाल लेंगे, ये हो गया 222900। इसका हम 150% निकाल, प्रतिशत घटाएंगे तो यहाँ बटे में आ जाएगा 100। क्या हो गया, ये हो गया 1984 की जनसंख्या की। अब इसमें भी जो है 150% निकाल लें इसका, तो हमें 1994 में क्या जनसंख्या वो निकल आएगी। तो बस इसको सोल्व कर लीजिए, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, और ये दो जीरो से ये दो जीरो चली गई। अब इसके लास्ट डिजिट को देखिए, 9 बचे हुआ 45, यूनिट डिजिट आया इसका 5, लास्ट वाला, है ना। 5 की 5 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 5। ठीक है, लास्ट डिजिट देखें, इसमें 6 आ रहा है, इसमें 0, इसमें 5, इसी में आ रहा है केवल, तो हमारा आंसर 4 करेक्ट हो जाएगा। बाकी पूरा क्वेश्चन जो है कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं, है ना। तो ग्रुप से संबंधित नहीं है वो हमें निकालना है। तो देखिए क्या करें, जी का क्या नंबर है 7, क्यू का होता है 17, एन का होता है 14, पी का होता है 16। डिफरेंस कितना हुआ, प्लस के 10 का, यहाँ पे डिफरेंस प्लस के 2 का। यहाँ देखिए सी का नंबर होता है 3, एम का 13, जे का 10, एल का 12, तो यहाँ डिफरेंस प्लस का 2 हो रहा है। यहाँ पे डिफरेंस प्लस का 10 हो रहा है। अगला देखें, एल का नंबर होता है 12, वी का नंबर होता है 22, टी का नंबर होता है 20, यू का नंबर होता है 21। तो यहाँ तो प्लस का 10 का डिफरेंस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे प्लस 1 का हो रहा है, तो ये अलग हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पे +2, यहाँ पे +2, यहाँ पे +1 हो गया, तो ये अलग हो जाएगा। पूछा था 3 एक अलग है, ये अलग मिल गया, तो हमें इसको देखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल में मिश्रित किया जाता है तो इससे निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है, वो होता है जिप्सम में परिवर्तन। ठीक है, जिप्सम क्या होता है, CaSO4 2H2O, है ना। जब इसको गर्म करते हैं 373 केल्विन पर या 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, तो क्या होता है, ये पीओपी में कन्वर्ट हो जाए, जिसका फॉर्मूला CaSO4 हाफ H2O प्लस 3/2 H2O में। ठीक है, ये होता है पीओपी और ये होता है जिप्सम, है ना। जब गर्म करते हैं तो जिप्सम में पीओपी में कन्वर्ट होता आता है जिप्सम। और जब इसमें जो है ये पीओपी है, इसमें जो वापस से जल मिला देंगे तो ये हमें जिप्सम मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये देखिए, ये थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया। क्यों? इस थ्योरी बहुत बना दी। अगर ये इमेज से पूछता तो ये थोड़ा सा ज्यादा आसान पड़ जाता है ना। ए और बी समांतर सरल रेखाएं हैं, तो हमने ये सरल रेखाएं बना दी। ये हो गया ए, ये हो गया बी। नाम लिख देते हैं। ये ए बी सरल रेखा हो गई, और ये सी और डी सरल रेखाएं हो गई। और एच आई एक तिर्यक रेखा है ना। तिर्यक रेखा ऐसे भी बन सकती है, ऐसे ही बन सकती है, तो हम ऐसे बना लेते हैं, है ना। एच और आई तिर्यक रेखा हो गई, ये एच आई तिर्यक रेखा हो गई। ठीक है। जो ए बी को ई पर, है ना, ए बी को ई पॉइंट पर काट रही है, ये हमने पॉइंट में मिल गया हमें ई। ठीक है। और सी डी को एफ पॉइंट पर काट रही है, यहाँ पे काट रही है एफ पॉइंट पर। ठीक है। जी रेखाओं ए बी और सी डी के बीच एक बिंदु है ना। जी जो है रेखा ए और बी और सी डी इन दोनों के बीच में रेखा पे कहीं पे जी हैगा पॉइंट, है ना। एक बिंदु दे रखा है, तो पॉइंट यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। ठीक है। लेकिन एच आई पर नहीं है। लेकिन ये कंफर्म कर दिया कि इसके ऊपर तो वो पॉइंट नहीं है, कहीं भी हो चाहे। ठीक है। जो इस प्रकार के एम जी एफ बराबर 65 डिग्री बनाता है ना। तो ये पॉइंट अगर मान लें इधर है, तो ये इस तरह से बना रहा है कोण इसके साथ। ई इस ये जो पॉइंट हैगा जी ई जी एफ, है ना। ये पॉइंट था हमारा एफ। ई जी एफ के साथ कितना एंगल बना रहा है? 65 डिग्री का। इधर से बना है ई जी एफ, इधर से भी ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है। तो हमें एक ही साइड से करना है, तो हमने इसको हटा दिया। ठीक है। फिर क्या दिया है? यदि 2/5 गुणा 2/5 गुणा बी ई जी हो बराबर 3/5 एम जो है एंगल डी एफ जी है, तो पहले इसको लिख लें हम बी ई जी, है ना। ये लिख लिया बी ई जी, और ये लिख लिया हमने डी एफ जी। बी जी 2/5 है, तो हमने यहाँ 2/5 और डी एफ जी लिख दिया 3/5, है ना। तो देखिए दोनों में जो 5 5 है, 5 से 5 तो कट जाएगा। अब बी ई जी बटा डी ई डी एफ जी लिख लेते हैं ना। इस पूरे को हमने नीचे लिख दिया, तो क्या हो गया? 3/2 का रेशो हो गया इन दोनों का। फिर एक और दिया है डी एफ जी। डी एफ जी बराबर दिया है 1/3 डी एफ ई, है ना। 1/3 हो गया डी एफ ई। अब देखिए डी एफ जी इधर भी है और डी एफ जी इधर भी है। ठीक है। तो यहाँ से हम डी एफ ई का वैल्यू निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा? डी एफ ई का वैल्यू हो जाएगा 3 डी एफ जी। 3 डी एफ जी। ठीक है। तो देखिए ये दोनों रेशो में है, और ये एंगल दे रखे हैं ना, बी ई जी एंगल दे रखे, तो ये हो गया थीटा। हमने मान लिया एंगल थीटा है वो। ठीक है। तो रेशो क्या हो गया? 3 थीटा 2 थीटा, है ना। डी एफ जी 2 थीटा हैगा, तो यहाँ पे 2 थीटा रख देंगे इसकी वैल्यू, तो कितना हो जाएगा? 6 थीटा हो जाएगा। क्या? डी एफ ई की वैल्यू मिली हमें 6 थीटा। ठीक है। बस इस वैल्यूज को इसमें रख दीजिए। और पूछा क्या गया है? एफ ई जी। एफ ई जी पूछा गया है। एफ कहाँ है? एफ ये रहा, ई ये रहा, जी ये रहा। जो बीच की वैल्यू होती है वही उसका एंगल होता पूछा जाता है, तो ये एंगल पूछा जा रहा है। ठीक है। जिसको मैंने लाइन से डाल दिया। ठीक है। अब देखिए हम जो जो हमें वैल्यूज मिली है उसको इसमें रख देंगे। बी ई जी, बी ई जी के बीच का एंगल मिला 3 थीटा, ये हो गया 3 थीटा। ठीक है। डी एफ जी, डी एफ जी ये एंगल कितना हो गया? 2 थीटा। ठीक है। और डी एफ जी ओ डी एफ ई, है ना, ये एंगल कितना हो गया? डी कहाँ है? डी एफ ई ये एंगल दे दिया। अब ये पूरा एंगल डी एफ ई यहाँ से लेके यहाँ तक का है 6 थीटा, है ना। लेकिन उसमें से ये पता चल गया हमें 2 थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 थीटा। ठीक है। अब निकालने को पूछा गया ये एंगल, ये वाला एंगल। ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए कि ये जो आमने सामने की जो एंगल्स होते हैं, है ना, ये होता है इनके बीच का कोण बनता है 180 डिग्री का। ठीक है। यहाँ से ये पूरा और यहाँ से ये पूरा,
180 डिग्री का। बस अगर इतना कंसेप्ट पता होता तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान हो गया, है ना। ये एंगल पूछा गया है, ठीक है, पूरा एंगल होता है 180, तो ये कितना हो गया 6 थीटा, ठीक है, 6 थीटा प्लस 3 थीटा प्लस हमने इसको मान लिया वाई, बराबर कितना हो गया ये 180 डिग्री, ठीक है। अब हमें देखिए यहाँ से एंगल डायरेक्ट नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि वैल्यूज है 3 थीटा, तो 3 थीटा को हटाना पड़ेगा। ये देखिए ये कितना हो गया, ये एंगल हो गया अंदर का 65 डिग्री, ठीक है। और ये अंदर मिला हमें 4 थीटा, और ये एक त्रिभुज बन गया। त्रिभुज के अंदर का जो है त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180, है ना, 180 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 65 डिग्री प्लस 4 थीटा प्लस जिसे हमने माना वाई, ठीक है। तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकल आई कितनी, इसको हम इसमें से घटा देंगे, कितना हो जाएगा ये 5 गया, ये 7 हुआ, 7 में से 1 गया, 115 डिग्री प्लस माइनस, ये इधर आ जाएगा माइनस का 4 थीटा हो गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू रख देंगे हम 115 माइनस का 4 थीटा, ये है 6 थीटा प्लस के 3 थीटा, और बराबर कितना है 180। यहाँ से हमें जो है थीटा की वैल्यू निकल के आई, क्या 4 से ये कट जाएगा, ये हुआ 2 थीटा, 2 और 3 ये हुआ 5 थीटा, यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा सा इसे ऊपर कर देता हूँ, है ना। तो कितना हो गया, ये 2 बचा और 3, ये हुआ 5 थीटा, ये है 115 प्लस का 115 डिग्री, ये हुआ 180। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी, थीटा बराबर कितना, इसको घटा दें कितना हो जाएगा 65 बटे में 5, भाग करेंगे 5 से एक बार में 3 बार में, तो थीटा की वैल्यू मिली हमें 13 डिग्री, और है ना, ये 13 यहाँ इसे हटा दे, सर्कल पूरा कवर हो गया, ये हो गया 13 डिग्री थीटा की वैल्यू, है ना। यहाँ बस यहाँ पे उस वैल्यू को रख दीजिए तो हमें मिल जाएगा क्या, y बराबर, वैसे भी यहाँ पे हमने y माना था, y बराबर क्या हो गया था ये 115 माइनस का, है ना, y की वैल्यू हमने ये रखी थी ना 115 माइनस 4 थीटा, 4 थीटा, ठीक है। थीटा की मिली हमें 13 डिग्री, तो 13 की 4 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 13 26 52, 115 डिग्री में से 52 डिग्री को घटा देंगे, है ना। इस वैल्यू को पूरे को हमने माना था y, और हमने थीटा की टर्म में इसे निकाला तो क्या हो गया 180, 180 में से घटाया तो हमें यहाँ से इस y की वैल्यू मिली। अब y के हमें एंगल में चाहिए था तो हमने फिर से इसमें रख दिया इसे वैल्यू को, ठीक है। अब इसको घटाइए, 5 में से 2 घट जाएगा तो आएगा 3, ठीक है, और 11 में 5 घटाएंगे 6 आएगा, 63 डिग्री हो गया इसका एंगल, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो द्वारा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के माध्यम से विकसित सॉफ्टवेयर का नाम, संक्षिप्त नाम क्या है, जो एक कम्प्यूटेशनल फ्लूइड्स डायनामिक्स उपकरण है जिसका उद्देश्य एरोस्पेस वाहनों के लिए वायु गतिकीय डिजाइन और विश्लेषण सुगम करता है, वो कहता है प्रवाह, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में ये कुछ कोड दिए गए हैं, पूछा क्या उस भाषा में एक्टर के लिए क्या कोड है। एक्टर देखें, एक्टर यहाँ पे है, और कहाँ पे है, एक्टर यहाँ पे है, ठीक है। इन दोनों में क्या कुछ और भी कॉमन है, सिंगर डांसर, सिंगर डांसर नहीं है, तो दोनों में जो कॉमन मिले वो इसका कोड हो जाएगा। एम ए यहाँ पे एम ए नहीं है तो ये नहीं होगा, पी एच यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं तो ये भी नहीं होगा, है ना, ये भी नहीं होगा। एस टी देखें, यहाँ पे है एस टी, यहाँ पे भी है, तो दोनों में कॉमन मिला एस टी, तो एक्टर का कोड क्या हो जाएगा एस टी, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे और 46 घंटे में भर सकते हैं, और एक तीसरा नल 46 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए, एक मान लिया हमने ए नल है जो 2 घंटे में भर रहा है, और बी जो नल है वो 46 घंटे में भर रहा है, और जो सी नल है वो 46 घंटे में से खाली कर दे रहा है, ठीक है। तो जितना ये बी भर रहा हो उतना ये खाली कर देगा,
है ना। बचेगा कौन, ए। ए यानी भरता रहेगा लगातार, यानी वो 2 घंटे में पूरे पूरे टंक को भर देगा, है ना। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये ना समझ आए तो फिर आपसे सोल्व कर लीजिए, सिंपल ही लॉजिक था। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 46 आएगा। कि आप 46 गुणा 2 ही ले लीजिए सीधा सीधा, तो 2 से भाग करेंगे, इसका आगे एफिशिएंसी 46, इसको भाग करेंगे 2 आएगा, इससे भाग करेंगे 2 आएगा, है ना। ये माइनस का 2 क्योंकि ये खाली करा, तो सबकी एफिशिएंसी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस से ये +2, ये -2 कैंसिल हो जाएगा, एफिशिएंसी आई 6, तीनों की, ए बी सी की, है ना। टोटल वर्क कितना है, 46, 46 गुणा 2, इसको हमने 46 से भाग कर दिया तो कितना बचा, 2, है ना। आंसर क्या आ जाएगा, 2, 2 घंटे में जो है तीनों जो है भर देंगे इसे, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। वैसे जरूरत नहीं थी, आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो ये ऐसे ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 बॉक्स जो है IJKL WX और Y एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है इसी क्रम में रखे गए हो। W के ऊपर केवल K को रखा गया है। पहले 7 बॉक्सों के लिए अरेंजमेंट करें, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। W के ऊपर केवल K को रखा गया है, यानी K जो है सबसे ऊपर हो गया और W हो गया, तो तभी आएगा W के ऊपर केवल K रहेगा, है ना। ये हो गया। W और J के बीच केवल 2 बक्से रखे गए हैं, तो 2 बक्से, 1 2, यहाँ पे हो गया J, है ना। W की तो फिक्स जगह मिल गई थी हमें, तो 2 बक्सों के लिए ये हो गया। ठीक है, I के नीचे केवल L को रखा गया है, I के नीचे केवल L को रखा गया, तो I इधर हो गया, तभी उसके नीचे केवल L आएगा। ठीक है, J को Y के ठीक नीचे नहीं रखा गया है ना, तो Y यहाँ पे नहीं है, Y की सीट हो गई ये। ठीक है, तो कौन बचा है यहाँ पे, I हो गया, J हो गया है, K हो गया, L हो गया, W X, X की सीट बची, तो ये जगह हो गई X की। ठीक है, पूछा गया X और L के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं, X ये रहा, L ये रहा, कितने हैं, 1 और 2, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, YT21 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निश्चित तरीके से TO19 से संबंधित है। YT21 TO19 से संबंधित है। ठीक है, PL17 उसी तरीके से KG15 से संबंधित है, PL17 उसी तरीके से KG15 से संबंधित है। तो उसी तर्क का अनुसरण करके KF13 का कोड क्या होगा, ये हमें निकालना है, KF13 का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे -2 का डिफरेंस है, यहाँ पे -2 का डिफरेंस, तो 13 में से 2 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 11, 11 इसमें है और इसमें, तो या तो ये होगा या ये होगा, तो पहला डिजिट तो चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें दूसरा डिजिट पकड़ना है। ठीक है, टी का नंबर होता है 20, ओ का नंबर होता है 15, कितना डिफरेंस है, -5 का। एल का नंबर होता है 12, जी का नंबर होता है 7, कितना डिफरेंस है, -5 का, तो हमें भी इसमें -5 करना है। एफ का नंबर होता है 6, 6 में से 5 घटा देंगे तो आएगा 1, 1 किसका होता है, ए का, तो ऑप्शन जो है 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत संरचना सिद्धांत को प्रतिपादित किया, वो है केशवानंद भारती मामला। केशवानंद भारती बनाम केरला राज्य, केरल राज्य। ठीक है, अब इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार नियोजन में कॉपर्टी जैसे उपकरणों का उपयोग करने का क्या उद्देश्य होता है ना। महिलाओं में हार्मोन स्तर बदलता है, नहीं, है ना। पुरुषों के शुक्राणु स्थानांतरण को रोकता है, नहीं, है ना। निषेचित अंडे को गर्भाशय में प्रत्यारोपित होने से रोकता है, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। शुक्राणु के लिए भौतिक अवरोधक के रूप में कार्य करता है, नहीं, है ना। भौतिक अवरोधक जैसे कंडोम होता है वो होता है ना, तो ये कॉपर्टी ऐसा काम नहीं करता है ना। केवल और केवल जो गर्भाशय में निषेचित अंडे को फर्टिलाइज अंडे को, है ना, गर्भाशय में प्रत्यारोपित होने से रोकता है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जलमार्ग ताप्ती नदी पर स्थित है, वो है NW100। अब इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मूल्यांकन कीजिए, तो इसको हमें सोल्व करना है ना। 12 से भाग करें तो ये नहीं जाएगा, तो देखिए इसे ऐसे लिखें, 32 भाग है तो ये बटे में आ जाएगा, गुणा 3 माइनस इसकी तो गुणा ही कर दे, है ना, ये हो गया 8। ठीक है, 12 से डायरेक्ट नहीं, 3 से काटेंगे तो 4 बार में चला जाएगा, 4 से इसे काटेंगे 8 बार, और 8 को 8 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस अक्षर समूह युग्मों का चयन कीजिए जो दिए गए अक्षर समूह युग्मों में व्यक्त संबंध के समान संबंध को सर्वोच्च रूप से निरूपित करता है। डब्ल्यू डब्ल्यू का नंबर होता है 23, जे का 10, टी का 20। ठीक है, जेड जेड का नंबर 26, एन का 14, ओ का 15। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे प्लस का 3 आ रहा है, यहाँ पे +4 का आ रहा है, और यहाँ पे माइनस का 5। 3 4 5, 2 प्लस और तीसरा माइनस में। तो इसका देखें, या इसकी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसमें देखते हैं, है ना। एल का नंबर होता है 12, जी का नंबर होता है 7। तो यहाँ पे तो -5 हो रहा है, तो हमें बाकी को भी चेक करना पड़ेगा। एल का नंबर होता है 12 और ओ का होता है 15, तो यहाँ पे +3 ये भी हो रहा है। बी बी को चेक करें, बी का नंबर होता है 2, ई का नंबर होता है 7, है ना। यहाँ पे प्लस का 5 हो रहा है ये, जबकि बीच वाला प्लस का 4 होना चाहिए था, तो ये गलत हो जाएगा। इसको चेक करें, के का नंबर होता है 11, जी का होता है 7, तो यहाँ पे जो है माइनस के 4 का डिफरेंस है, तो ये गलत हो जाएगा। वी का नंबर होता है 22, आर का नंबर होता है 18, तो यहाँ पे भी माइनस का 4 होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। एच का नंबर चेक कर रहे हैं, एच का नंबर 8, सी का नंबर 3, तो -5 का डिफरेंस यहाँ पे हो रहा, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी को हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिए 1 से 97 तक लगातार संख्या हो, जब लगातार संख्या हो जाए और औसत निकालना पूछे तो पहली और आखिरी संख्या को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, है ना। तो 1 को 97 में जोड़ें कितना हो जाएगा, 98। इसे 2 से भाग करें कितना हो जाएगा, 49 एवरेज। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, वो होता है 5.6 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार रेंटल कंपनी छोटी कारों को $50 प्रतिदिन और बड़ी कारों को $80 प्रतिदिन किराए पर देती है। यदि एक दिन में कुल 13 कारों पर, है ना, 1920 में किराए पर दिया गया, है ना, 13 कारें दी गई 1920 पे, तो बड़ी कितनी बड़ी कारों को किराए पर दिया गया, है ना। देखिए छोटी कारें हो गई इधर, इस एलिगेशन मेथड से करेंगे, ठीक है। ये बड़ी कारें हो गई, छोटी बड़ी, है ना। तो जब टोटल 13 की 13 किराया दी गई कारों को, तो मिला उसे किराया 920 रुपए का। ठीक है, हम मान के ये चलते हैं कि 50, वो 13 की 13 कारें उसने छोटी कारें दी, तो 50 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा ये, 15 छिका 15 पचे 65, है ना, कितना हो जाएगा ये 650। ठीक है, ये हो गया। दूसरी कंडीशन क्या, ये 13 की 13 कारें मान लेते हैं कि उसने जो है सारी बड़ी कारें दी, तो 13 की 8 से गुणा से उसे कितना किराया मिलेगा, है ना, 13 8 हो जाएगा 104, ना जीरो ही है। इसका डिफरेंस निकाले कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 4 120। ठीक है, इसका डिफरेंस निकालें तो 0 में से 0 12, 12 में से 7 को घटाएं कितना हो जाएगा, 12 में से 5 को घटाएंगे 7 हो जाएगा ये। ठीक है, ये 8 हो गया, 8 में 6 2। ठीक है, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो पर चला गया, है ना। 3 से भाग करें ये 9 बार में चला जाएगा, और ये 3 चौक 12 4। ठीक है, तो इसका रेशो आया 4 और 9 का, इन दोनों रेशो को जोड़ने कितना आ गया 13, है ना। 13 रेशो आया, और ये कारें भी टोटल 13 है, तो 3x ये रेशो है, तो एक्स एक्स मान सकते हैं, तो दोनों को जोड़ें तो हो गया 13, और टोटल कारें भी 13, तो x की वैल्यू तो हमें मिली 1। ठीक है, पूछा गया बड़ी कारों की संख्या कितनी है, इसका रेशो कितना है बड़ी कार का, 1, 9 आया, है ना, 9 एक्स, एक्स की वैल्यू है 1, यानी बड़ी कारें हैं 9। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछता छोटी कारें कितनी है तो वो हो जाती 4। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की प्रतिस्थापित कर सके, है ना, प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। ठीक है, ये चलते हैं इस तरह से, है ना, एक एक ले लेते हैं नंबर इनका। सी का नंबर 3, एक्स का 24, एस का कितना हो जाएगा 19, एन का 14। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस देखें तो -5 का, यहाँ पे डिफरेंस देखें, यहाँ पे -5 का, यहाँ पे देखें डिफरेंस तो कैसे निकालें, साइक्लिक में भी चलता है तो 26 + 3 हो जाएगा कितना 29, 29 में से 5 को घटाएं तो 24 हमें मिल जाए, तो यहाँ पे सब जगह -5 का, तो यहाँ अगला भी -5 का हो जाएगा, 14 में से 5 घटा देंगे हो जाएगा 9। 9 किसका होता है आई का, आई के हमें 2 मिले, तो हमें एक और डिजिट चेक करना पड़ेगा। ठीक है, वाई, वाई हो गया 25, टी हो गया 20, हो गया 15, जे हो गया 10, तो 5-5 का गैप चल रहा है ना। जो है 25 से 20 हुआ 5, 20 से 5 घटाएंगे 15, 15 से 5 घटाएंगे 10, 10 में से 5 घटाएंगे 5 हो जाएगा, तो अगला क्या हो जाएगा कोड ई, 5 होता है ई का, आई ई, ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बिंदु पर प्रत्येक कंपनी श्रमिकों को नियोजित करती है, क्या है वो, प्रत्येक कंपनी उस बिंदु तक श्रमिकों को नियोजित करती है जहां श्रमिकों का सीमांत राजस्व, है ना, उत्पाद मजदूरी दर के बराबर होता है ना, उससे ज्यादा जाने पे वो कभी नहीं करती है, या तो कम या उससे बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफिल्म पादप का कौन सा भाग कायिक प्रवर्धन के माध्यम से नए पादप विकसित करता है, वो है पत्तियों से, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी 74% लाभ पर चावल बेचने का दावा करता है ना, तो जो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा कि जो है 100% का सामान है 74% के लाभ पर बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 174%। ठीक है, लेकिन बेईमानी से वह ऐसे वजन का उपयोग करता है जो उस पर उल्लिखित वजन का 9% कम है ना, तो हम क्या देखें यहाँ पे जो है वजन वेट दे रखा है ना, यहाँ पे लिख देते हैं ना, वेट जो है 9% कम है, यानी कोई वजन 100% का वेट है तो वो 9% कम, कितना हो जाएगा 91%, ये वेट का रेशो मिला हमें, है ना। अब चाहे तो यहाँ भी सोल्व या अब हम लास्ट में सोल्व करेंगे, है ना, तो अब इसे प्राइस में लिखें तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है, ये 91 इधर आ जाएगा और ये 100% इधर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकाले तो देखिए जो कटे वो काट दीजिए, 100% से पूरा 100% कट जाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, तो रेशो क्या हुआ 91 का और 174 का, है ना। 91 क्या मिला हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस मिला 174 का। पूछा क्या गया व्यापारियों द्वारा अर्जित कुल लाभ, है ना, तो लाभ पूछा गया, तो यहाँ से हम इसका डिफरेंस निकालें तो कितना है 3 का, है ना, और जो है 19, 19 में से 9 को घटा दे कितना हो जाएगा 8 का, 83 का, ये हमें प्रॉफिट मिला, और प्रॉफिट कैलकुलेट होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, तो बटे में आ जाएगा 91 इसका 100%। ठीक है, अब ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया उसके निकटतम पूर्ण स्थान तक, तो देखिए ये कितना सिंपल करिए 8300, ठीक है, परसेंटेज में तो हमें निकाले तो 91, इसकी गुणा करें तो कितना हो जाएगा 9, 9 9 81, 819, 9 बार में तो ये पूरा चला गया। ठीक है, तो देखिए 9 में तो अच्छा 2 है, तो ऑप्शन देखिए या तो ये होगा या ये होगा, अब इसको घटाएं कितना हो जाएगा ये 11, 110। ठीक है, अब 110 आ गया तो ये 91 से एक ही बार में जाएगा, तो 91 से एक ही बार में, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 91%, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था लेकिन आप थोड़ा लॉजिक लगाते तो इतना भी ना करना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भ निरोधक की स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है, वो है प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि निम्नलिखित समीकरण में भाग को और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, भाग और माइनस को, तो माइनस भाग हो गया और भाग माइनस हो गया, ठीक है, तथा प्लस और गुणा को आपस में बदल दिया जाए, तो प्लस गुणा हो गया और गुणा प्लस हो गया, ठीक है,
बदल दिया जाए तो इस पर परसेंट चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये हमें निकालना। तो यहाँ पे हम लिख दें 91 गुणा 9 हो गया, और ये भाग हो गया 3 प्लस का 3 माइनस का 7। ठीक है, 3 से भाग करेंगे तो ये 3 बार में चला जाएगा, 19 की 3 से गुणा करेंगे हो जाएगा 51, इसको घटाएंगे और 3 में से 7 को, तो ये कितना हो जाएगा 4, इसको घटा देंगे 47 प्लस का 47, ऑप्शन जो है हमारा 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई में से सी की आयु ए की आयु की दोगुनी है। सी की आयु जो है ए की आयु की दोगुनी है। ठीक है, ए की आयु डी की आयु की 3 गुनी है। ए की आयु जो है डी की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, डी की आयु बी की आयु का 1/5 भाग है ना, डी की आयु जो है बी की आयु का 5वां भाग है। ठीक है, बी की आयु 45 है। ठीक है, बी की आयु मिल गई हमें 45। यदि ई की आयु सी की आयु के बराबर है, ई की आयु सी की आयु के बराबर है, तो ई की आयु कितनी होगी, ई की आयु पूछी गई है ना। तो यहाँ पे बी की आयु मिली 45, तो हम 5 से भाग कर देंगे तो डी की आयु मिल जाएगी। डी की आयु है 9, है ना। डी की आयु मिली 9, 9 3 हो जाएगा 27, हमें 27 ए की आयु मिल गई है ना। ए सी के इसमें गुणा कर दे, 27 दूनी कितना हो जाएगा 54, यहाँ से हमें सी की आयु मिली। सी की आयु ई की आयु के बराबर, तो ई की आयु भी कितनी हो जाएगी 54 ईयर। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रजातियों के अस्तित्व के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है, वो होता है वेरिएशन, विभिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समूह एवं प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं करनी है। ऐसे कितने प्रतीक हैं, है ना, ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या है, यानी कि एक जैसे 3 1 3 5 है ना, नंबर होगा विषम, और लेकिन ठीक बाद में एक सम संख्या नहीं है, सम संख्या नहीं है ना, यानी कि यहाँ भी विषम संख्या होगा। ये विषम संख्या हो सकता है, यहाँ पे भी कोई सिंबल हो, ये पॉसिबिलिटी होगी। बस हमें ये चेक करना है सिंबल से पहले विषम और उसके बाद विषम या सिंबल मिले हमें, है ना। तो देखिए सिंबल के पहले विषम नहीं मिला हमें, सिंबल के पहले विषम मिला और उसके बाद लेकिन हमें एक विषम संख्या नहीं मिली, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सिंबल से पहले विषम नहीं मिला, सिंबल से पहले विषम मिला और उसके बाद भी विषम मिल गया, तो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ सिंबल से पहले सम मिला, ये नहीं होगा। सिंबल से पहले यहाँ विषम मिला और यहाँ पे विषम मिल गया, तो ऑप्शन ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी को चेक करें, सिंबल सिंबल से पहले सम मिला, ये नहीं हो सकता। सिंबल से पहले यहाँ सम मिला, ये भी नहीं। सिंबल सिंबल से पहले यहाँ में सम मिला, है ना, और उसके बाद भी सम मिला, तो ये भी हो जाएगा। तो हमें कितने मिले, एक यहाँ पे मिला, ठीक है, और एक यहाँ पे मिला और एक यहाँ पे मिला, तो हमें 3 इस तरह के मिले, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा 3। तो ये जो एक दिया हुआ ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांद्रता बढ़ने पर पीएच मान क्या होता है ना, हाइड्रोनियम आयन यानी H3O प्लस, या फिर क्या कह सकते हैं हम इसे, देखिए H2 निकाल देंगे तो बचेगा H आयन यानी H आयन। जब H आयन बढ़ता है तो ये इंडिकेट करता है पीएच मान को, एसिड को, है ना। जैसे जैसे H आयन बढ़ेगा वैसे वैसे एसिड भी बढ़ेगा, है ना। और एसिड क्या होता है, एसिड का पीएच मान होता है 7 से कम, है ना, 7 से कम। जैसे जैसे 7 से कम होगा यानी कि एजाइम बढ़ रहा है, यानी एसिड वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, यानी 7 से यानी 0 की तरफ वो शिफ्ट होता जाएगा, है ना। तो अगर मान ले 7 है, ये 7 से कम है, मान ली 6.7 है एसिड, तो जैसे जैसे एजाइम बढ़ेगा तो वो 0 की तरफ शिफ्ट होगा, तो क्या हो जाएगा, घटता हुआ क्रम हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन 2 घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी के बीच की दूरी ये है। विशाल ए से बी तक 104 किलोमीटर की चाल से चलता है, फिर 125 किलोमीटर की चाल से वापस आता है। विशाल की औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए एक ही डिस्टेंस है ए और बी,
है ना। बीच की दूरी है 1089, यहाँ 104 किलोमीटर से इधर गया और जो है 125 किलोमीटर की स्पीड से वापस आया, है ना। डिस्टेंस सेम कवर की, तो एवरेज स्पीड के लिए सेम फॉर्मूला हो जाता है 2xy बटे में x प्लस का y। एक को मान लिया हमने ये x है और ये हो गया y। बस इसकी वैल्यूज को रख दीजिए, तो 2 गुणा 104 गुणा 125 बटे में कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, 2 और ये 2। तो बस हमें इसको भाग करना है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया, है ना। इसकी 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा 250, और 104 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 50, 5 चौक 20 का 0 2। ठीक है, 4 दूनी 8 और 2 10। थोड़ा सा इसे ऊपर लिख लें। ठीक है, 2 0, ये 2 0 आ गई, ये हो गया। तीसरे में क्या हो जाएगा, 052। इसको जोड़ लें सारे को, तो हम क्या आ जाएगा वैल्यू, 0 यहाँ लिख देते हैं ना, 0 0 0, 5 और 1 6 2, 2600, और बटे में आ जाएगा 229, है ना। 260229, तो ये पहले में तो एक बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, 229 है, 30 होता तो ये अभी 31 310। इसको भाग करें तो ये फिर से एक ही बार में जाएगा, तो 11, यहाँ पे 11 के 3 केस दिए हुए हैं, है ना। तो 230 को घटा दें, अब कितना हो जाएगा ये, 70 81, है ना। अब हो जाएगा 81 0। अब 229 से इसे भाग करें कितनी बार में जाएगा, तो इसे 3 बार में चेक करें, है ना। क्यों, ये 230 तो ऐसे ही हो रहा है, 9 3 27 का 7 हासिल 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 दूनी 6, 687। ठीक है, ये हो गया लगभग 687, लगभग क्या 687 हुआ ये 3 बार में जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। बस यहीं तक हमें वैल्यू मिल गई, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है ना, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ऐसे केसों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी ई और एफ एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत के सबसे नीचे तल का क्रमांक 1, उसके ऊपर के तल का क्रमांक 2 और इसी प्रकार सबसे ऊपर के तल का क्रमांक 6 है ना। ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये तल हो गया। नीचे सबसे नीचे 1 हो गया, उसके ऊपर ऐसे ऐसे क्रमांक हो गया। ठीक है, डी और एफ के बीच केवल 4 व्यक्ति रहते हैं, है ना। 4 व्यक्ति रहने, 1 2 3 4, तो 2 ये हो गए, 6 हो गए, यानी कि दोनों ऊपर नीचे हैं। डी या तो यहाँ होगा या एफ होगा, या एफ यहाँ होगा या डी होगा, लेकिन है ऊपर और नीचे ही। ठीक है, बीच में तभी 4 लोग होंगे, 1 2 3 4। ठीक है, सी एक सम क्रमांक वाले तल पर है, लेकिन तल क्रमांक 2 पर नहीं है। ठीक है, 2 पर सी नहीं है, दूसरा कहाँ हुआ, सी यहाँ हुआ। 6 रिजर्व है पहले से ही, है ना। या तो डी होगा या एफ होगा, तो सी की पॉसिबिलिटी यहाँ नहीं है, यानी ये कंफर्म हो गया, सिर्फ 4 पर ही सी है। ठीक है, ई जो है ए के ठीक नीचे, ई जो है ए के ठीक नीचे ई है, लेकिन डी के ठीक ऊपर है। ई जो है डी के ठीक ऊपर है। अब अगर डी ऊपर होगा तो उसके ऊपर ई नहीं आ सकता, यानी कि कंफर्म हो गया, एफ यहाँ पे है और डी यहाँ पे, तभी इसके ऊपर एफ होगा, ठीक, और तभी उसके ऊपर ए होगा। ठीक है, तो ए हो गया, बी बी नहीं हुआ, तो ये 5 जो है खाली एक ही जगह बची, ये बी की हो गई। ए बी सी डी ई एफ, ये ई है गाइस, ठीक से नहीं लिखा, ये ई। ठीक है, पी के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं, बी होगा, कितने रह रहे हैं नीचे, 1 2 3 4, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मीनार का उसके आधार से 44 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये एक मीनार हो, उसके आधार से 44 मीटर की दूरी से उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री का। ठीक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमने मान लिया h। ऊंचाई दिया, ऊंचाई निकालनी, आधार पूछा हुआ है, आधार दिया हुआ है, 1060 लगा देंगे यहाँ पे। 1060 डिग्री क्या होता है, लंब बटा आधार, h बटा 44, तो h की वैल्यू निकलेगी, h बराबर हो जाएगा 44। 1060 का मान कितना होता है, √3, 44
4 गुणा √3 का मान कितना दिया 1.73। ठीक है, अब यूनिट डिजिट लगा दीजिए, 4 तिया 12 है ना, यानी कि लास्ट डिजिट आएगा 2। 2 केवल इसी में है और किसी में नहीं है, तो ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3120 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या जो भी हो वो 100% रहेगी, है ना, तो 150% बढ़ाने पर, यानी कि वो 150% है ना, 50% बढ़ा दिया, तो बढ़ाने जब भी कहे वो 100% से जोड़ दीजिए, ये हो गया 150%। कितना दिया हुआ है 3120, और ये है कितना 100% निकालना, इसको हम मान लीजिए x है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3120, ये वन एक्स्ट्रा लगा दिया हमने, बटे में क्या आ जाएगा 100%, गुणा हो जाएगी 100%, बटे में आ जाएगा 150%। ठीक है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 50 से भाग करें 2 बार में, ये 3 बार में, 3 से भाग करें 3 एकम 3, 3 चौक 12, 0 बीच में ही 0 आ जाएगी, इसकी गुणा कर दे कितना हो जाएगा 2080। ठीक है, ऑप्शन क्या, ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा 2080। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 रुपए प्रति मीटर क्यूब की दर से 9 मीटर लंबे, 5 मीटर चौड़े और 4 मीटर गहरे एक घनाकार गड्ढे को खोदने की लागत ज्ञात कीजिए, है ना, तो इसकी सबकी गुणा कर देंगे, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 9 गुणा 5 गुणा 4, पर वॉल्यूम की कॉस्ट कितनी दी है 20 रुपए, तो यहाँ से लागत निकल जाएगी, बस इसकी गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5 चौक 20, 20 की 20 से गुणा करेंगे हो जाएगा 400, इसकी 9 से गुणा कर दिए, 9 चौक 36, तो 3600 रुपये लागत हो जाएगी, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन अक्षर समूहों द्वारा प्रतिशत और परसेंटेज को प्रतिस्थापित करने पर बाईं ओर के अक्षर समूह के बीच पैटर्न होगा उसी तरह का मिलेगा हमें, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ऑप्शन ये दिया हुआ एक्स, एक्स का नंबर 24, ए का 1, डी का 4, जी का 7, जे का 10, एम का 13। ठीक है, कितना बढ़ रहा है प्लस का 9, यहाँ कितना बढ़ रहा है प्लस का 9, 9 4 13, यहाँ पे देखिए कितना बढ़ रहा है, इसमें हम 26 को जोड़ देंगे। ठीक है, या देखिए 26 को जोड़ दीजिए या यहाँ से 26 को घटा दीजिए, तो ये हो जाएगी वैल्यू माइनस का 9, और माइनस 9 में प्लस को जोड़ दें तो 7 आ जाएगा, आप इस तरह से भी कर सकते हैं ऐसे, है ना, या इधर 26 को जोड़े या इधर 26 को घटा दीजिए। ठीक है, तो सब में प्लस नो जुड़ा, तो यहाँ पे वही होना चाहिए, एफ का नंबर है 6, आई का 9, एल का 12, तो +9 है ना, 9 6 कितना हो जाएगा 15, 9 9 18, 12 9 कितना हो जाएगा 21। ठीक है, 15 किसका ओ का, 18 आर का, 21 कितना यू का, तो ओ आर यू बिल्कुल सही है, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणिमा होस्केट द्वारा लिखित हेयरलूम ट्रेजरीज द कल्चरल टेपेस्ट्री ऑफ इंडिया, ए कंपाइलेशन ऑफ सिलिकेट आर्टिकल्स फ्रॉम इंडिया बेकन्स, वॉल्यूम 1 किस वर्ष प्रकाशित की गई है 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई पदार्थ आवेशों के प्रवाह का कितना प्रतिरोध करता है, इसकी माप क्या कहलाती है, वो होती है उसकी रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, संभावित संघर्षों के दौरान उत्तर यूरोपीय भूमि परिचालनों की निगरानी के लिए नाटो 2025 में रूसी सीमा के पास डेस्क में कई एक नई भूमि कमान स्थापित करेगा, वो है फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, समजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिकों का ऐसा समूह है ना, समजातीय श्रेणी यानी एल्केन ग्रुप, उसका फॉर्मूला क्या था CnH2n प्लस के 2, एक रखे तो CH4 हो जाएगा, कार्बन 2 रखे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये 6 हो जाएगा, हाइड्रोजन 6, 3 रखे तो कितना हो जाएगा C3H3, 3 दूनी 6 2 8,
है ना। अब देखिए इसमें बढ़ कितना रहा है, कार्बन 1 बढ़ रहा है, हाइड्रोजन 2 बढ़ रहा है, H2। यहाँ पे भी देखें कार्बन 1 हाइड्रोजन 2, तो क्या हो जाएगा अंतर, CH2 का, है ना। लेकिन उसमें CH2 समूह का अंतर होता है, जिसमें परक्रियात्मक समूह समान होते हैं, है ना। परक्रियात्मक समूह समान हो गया, लेकिन CH2 समूह का अंतर होता है। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई सूचना सत्य है, भले ही वह सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। कथन क्या, सभी मुर्गियां जूस हैं। ये हो गई सभी मुर्गियां जो जूस हैं, ठीक है। और कुछ जूस घोंसले हैं, कुछ जूस जो है घोंसले हैं, ये होगा घोंसले कुछ जूस, ठीक है। और क्या कह रहा है, सभी पिन घोंसले हैं, है ना। सभी पिन यानी पिन यहाँ पे है, इसके अंदर, ये हो गया पिन। निष्कर्ष क्या दिखा, कुछ पिन मुर्गियां हैं, पिन का मुर्गी से कोई संबंध नहीं हो रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ पिन जूस है, पिन ये रहा, जूस ये रहा, यहाँ पे भी कोई संपर्क नहीं हो रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष एक ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण के विचरण में क्लोरीन गैस की क्या भूमिका होती है। वो होती है, यह शुष्क चूने के साथ अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। शुष्क चूना CaOH2, जब इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करी जाती है तो ये विरंजक चूर्ण का निर्माण करता है, CaOCl2, है ना। प्लस क्या बनेगा, H2O, ठीक है। आप इसको याद रखिए, ऑप्शन 3 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल और नमी की उपस्थिति में धातुओं के ऑक्सीडेशन को क्या कहते हैं। वो होता है कोर्जन, संक्षारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच के त्रिभुजाकार प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं। वो होता है प्रिज्म एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपए 840 में एक शर्ट बेचने पर किसी व्यापारी को 10% की हानि होती है, उस शर्ट को 1540 में बेचने पर x% का लाभ होगा, है ना। x का मान ज्ञात कीजिए। 840 में बेचने पर उसे जो है 10% की हानि हो रही है, हानि हो जाए तो उसे घटा दीजिए 100% से, कितना है वैल्यू, यानी 90% इसकी वैल्यू होगा। पूछ रहा 1540 में बेचने पर उसे कितने परसेंट का लाभ होगा, तो यहाँ से आप घटा दीजिए, है ना, या रहने दीजिए, आप डायरेक्ट निकालिए परसेंटेज को, ये हो जाएगा 1540, इसका आप परसेंटेज निकाल लिए, है ना। अब देखिए लाभ हो रहा है, यानी कि 100% के ऊपर आएगी वैल्यू, अब जो भी वैल्यू है उसे 100% से घटा के आप उसका लाभ निकाल सकते हैं, है ना। ये सेलिंग प्राइस परसेंटेज लिखा हमने, ये 90% सेलिंग परसेंट, इसका हम निकाल लेंगे एक्स की वैल्यू, इसकी गुणा इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी, इसकी इसके साथ, कितना हो जाएगा 1540 गुणा 90% बटे में हो जाएगा 840। इसको भाग करें जीरो से, ये जीरो कट जाएगा, 7 से इसे काटे हैं तो ये 7 से एक बार में चला जाएगा, और 7 दूनी 14, यहाँ से इसे काटे 7 दूनी 14, और ये 7 दूनी 14, ये 2 जीरो हो गया, ठीक है। अब इसे काटे हैं तो ये कितने बार में, ये आधा करें तो ये 6 हो जाएगा, और ये 110 हो जाएगा, है ना। और 3 से काटे तो ये 2 बार में चला जाएगा, और ये 3 बार में चला जाएगा, तो ये इसके गुणा कर दिए, हो जाएगा 330 बटे 2, 2 से भाग करें कितना हो जाएगा 1, है ना। 13 2 6 12 और 5, 165%, ठीक है। ये वैल्यू निकली 165%, इसमें से 100% को निकाल देंगे तो ये प्रॉफिट हो जाएगा 65% का। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बटन का माध्य क्या है ना। तो हमें माध्य निकालना है, तो इसमें क्या होता है, विद्यार्थियों की संख्या दी अंक, तो पहले हम इसकी गुणा करेंगे इसके साथ, है ना, फिर इन सबको जोड़ेंगे, और जोड़ के हम इसको जोड़ करके भाग करेंगे,
तो एक ही लंबा मेथड हो गया है ना ये। हालांकि वैल्यूज ऐसी दी हैं कि वो भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, लेकिन फिर भी ऐसे क्या है, हम एक माध्य मान लेते हैं अपनी तरफ से। हम मान लेते हैं कि वो संख्या है माध्य 50। ठीक है, तो ये 50 से कितना अधिक है बस वो लिखना है। ये है प्लस का 1। ये कितना अधिक है प्लस का 11। ठीक है, ये कितना अधिक है प्लस का 46। ठीक है, ये कितना कम है प्लस माइनस का 27। ये कितना कम है ना, ये है माइनस का 37। ठीक है, अब इसकी गुणा कर दीजिए, है ना। तो 37 की 1 से गुणा करेंगे, ये आएगा 37। और 7 5 35 का 5 हासिल 3 5 या 15 3 18। इसको जोड़ेंगे 7 5 3 8 और ये 187, तो माइनस में ही 1887। इसकी गुणा कर देंगे, है ना। 27 की 34 से गुणा कर दें, कितना हो जाएगा 7 चौक 28 का 8 हासिल 2 4 दूनी 8 और 2 10 गुणा 7 तिया 21 का 1 हासिल 2 3 दूनी 6 2 8 8 1 9। ये हुआ माइनस का 918। ठीक है, और कोई वैल्यू माइनस की नहीं है तो हम इनको जोड़ लेते हैं, है ना। 8 और 7 कितना हो जाएगा 15 हासिल 1 8 और 1 9 और 1 10 जीरो हुआ हासिल 1, है ना। 9 और 18 कितना हो जाएगा 27। 27 में एक जोड़ देंगे हो जाएगा 28 2807। ये माइनस का हो गया। ठीक है, अब ये प्लस 1 का इसकी गुणा करेंगे प्लस का 62 हो गया। इसकी गुणा करें हो जाएगा 7 और 8 8 7 कितना होता है 15। तो एक वैल्यू आ गई, तो ये 957 हो जाएगा प्लस का। अब इसकी गुणा कर दे 46 गुणा 17 7 छिंग 42 तो 7 चौक 28 4 32। और इसकी गुणा करेंगे 4 6 तो 2 8 4 3 7। इन सबको जोड़ देंगे 7 8 2 बटे में 62, है ना। 2 और 2 4 7 4 11 हासिल 1। ठीक है, हासिल 1 को 6 6 12 12 8 20 जीरो हासिल 2 हुआ, है ना। 7 2 9 9 9 18 1801 ये वैल्यू आई। इसमें से जो है ये देखिए माइनस में आ रहा है, ये इसको बस इसको हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा ये यहाँ बड़ी वैल्यू है इसमें प्लस 1801। इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 ये 10 104 104 104 ये आई माइनस में वैल्यू। ठीक है, अब इन सबको जोड़ के हम भाग कर देंगे, है ना। हमने माना था देखिए 50 हमने एवरेज माना था। अब वैल्यू आ रही है माइनस में, यानी जो हमने एवरेज माना था उसको इस वैल्यू से घटाने के बाद जो भी आएगा हम जो हमने माना था उसमें से घटा देंगे। अब मान लीजिए यही वैल्यू प्लस में आई थी, जो हमने माना उसमें से इसको भाग करने के बाद उसे उसमें उतना ही जोड़ देते उस औसत को, है ना। तो इसको जोड़ दें कितना हो जाएगा 4 5 1 और 4 5 5 2 7 7 7 14 14 7 21 21 का 1 हासिल हुआ 2। ठीक है, 8 8 2 10 और 1 11 11 6 17 17 3 20 20 5 25। ये हुआ 251। इसको हम 4 से भाग करेंगे तो ये 1004 हो जाएगा। तो यानी औसत आया माइनस का 4। जो हमने माना था 50 उसमें से माइनस 4 को घटा दें, कितना हो जाएगा 46 औसत। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चनों को आप तभी करें जब आपके पास टाइम हो, नहीं तो ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तमिलनाडु में प्रसिद्ध मंदिर परिसर का क्या नाम है जो अपनी द्रविड़ वास्तुकला और 1000 स्तंभों वाले हॉल के लिए विख्यात है? वो है मीनाक्षी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा काटा जाता है ना, ये दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा काटा जा रहा है, तो इस प्रकार बने संगत कोणों का एक युग्म x प्लस 30 और दूसरा 2x माइनस 30 है ना। संगत कोण या तो ये या ये। ठीक है, ये हमने दे दिया है, ये है x प्लस 30 डिग्री। ठीक है, दूसरा है 2x माइनस के 10 डिग्री। ठीक है, तो x का मान ज्ञात है। ये देखिए दोनों ही एक ही पैरेलल रेखाएं हैं, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो x प्लस 30 डिग्री बराबर 2x माइनस का 10 डिग्री।
एक्स को इधर ले आए माइनस का हो जाएगा ये एक्स, इस 10 को इधर ले आए तो जुड़ जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। तो एक्स समान कितना है 40 डिग्री, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका कितनी है, ये हमें निकालना है। तो पहले ना कितने ये हैं जोड़ लेते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो जब ओड नंबर आए तो उसमें एक जोड़े, दो से भाग कर दिए, कितना आएगा 12 12 यानी छठवा। हमें छठवा पद ढूंढना है, जब कैसे घटते से छोटे से बढ़ते हुए क्रम में, है ना, छोटे से बढ़ते हुए क्रम में हमें छठवा पद ढूंढना है। तो देखिए यहाँ से छठवा पद, सबसे छोटा पद कौन सा है, ये है, ये हो गया 1 नंबर, ठीक है, ये हो गया 2 नंबर, ठीक है। इसके बाद दूसरा छोटा नंबर क्या, तीसरा क्या होगा, ये मिल रहा है हमें, ये है ना, ये तीसरा हो गया 39, चौथा हो जाएगा 40, फिफ्थ हो जाएगा, हमें छठवा निकालना है। तो 40 से बड़ा क्या होगा, ये हो जाएगा 51। तो हमारा छठवा पद मिल गया हमें 51, यही इसकी माध्यिका हो जाएगी। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। ऐसे कितने प्रतीक हैं, ये हो गया प्रतीक, ठीक है, जिनके ठीक पहले और बाद में एक संख्या है, यानी एक संख्या ये हो गई, एक संख्या ये हो गई, है ना। तो सिंबल के दोनों साइड हमें नंबर को ढूंढना है, जैसे ये एक एक या दो दो या कुछ भी हो। सिंबल के इधर नंबर हो गए, इधर भी नंबर हो गया, एक ये मिला, ठीक है, इधर नहीं मिल रहा है दोनों साइड, इधर दोनों साइड नहीं मिल रहा है, इसमें मिल रहा है दोनों साइड, तो दूसरा ये हो जाएगा। इधर दोनों साइड नहीं मिल रहा है, इसमें दोनों साइड नहीं मिल रहा है, इसमें दोनों साइड नहीं मिल रहा है, इसमें दोनों साइड मिल रहा है, एक यहाँ हो गया, फिर सिंबल नहीं है। तो हमें कहाँ मिला, एक यहाँ पे मिला, एक यहाँ पे मिला, एक यहाँ पे मिला, तो हमें 3 मिले इस तरह के। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। देखिए अवतल दर्पण बना, ये अवतल दर्पण हो गया, है ना, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, बस प्रिंसिपल एक्सिस पर ही उसका वक्रता केंद्र था। कोई वस्तु अगर वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब भी उसके वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। और ये उसका फोकस पॉइंट होता है। और कोई वस्तु अगर इन्फानाइट पे रखी हुई है तो उसके फोकस पर बनता है वो उसका प्रतिबिंब, ठीक है। अगर इन्फानाइट और इसके बीच में कहीं पर रखी है वस्तु तो यहाँ पे कहीं बनेगा ना, फोकस और सेंटर के बीच में। ये अगर सेंटर पे ही रखा गया है वक्रता केंद्र पर तो वक्रता केंद्र पर, अगर वस्तु इधर रख दी जाए तो क्या होगा, जो है प्रतिबिंब इधर बनेगा। और वस्तु अगर फोकस पर रख दी जाए तो प्रतिबिंब उसका इन्फानाइट पे बनता है, ठीक है। आप इस कंडीशन को याद रखिए। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे, वक्रता केंद्र पर ही है तो वक्रता केंद्र पर ही, वक्रता केंद्र पर ही रखा गया तो वस्तु जो प्रतिबिंब का इमेज होगा वो वस्तु के इमेज के बराबर होगा, है ना। इन्फानाइट पे रखा है तो बहुत छोटा, इन दोनों के बीच में रखा है तो इससे बड़ा होगा, यहाँ पे है बराबर और यहाँ पे रख दिया तो इसे इससे इससे बड़ा हो जाएगा, वस्तु से बड़ा हो जाएगा। और फोकस पे रख दिया तो वो इन्फानाइट बहुत ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आप ये सारी कंडीशंस को याद रखिए। एक और कंडीशन बनती है, यहाँ पे फोकस और पोल के बीच में वस्तु को रखा गया तो क्या होता है, प्रतिबिंब अब इसके पीछे बनता है, आभासी, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है जिसे हमने 1 से लेकर 50 क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इसी तरह की वीडियो के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।